हेलो, हाय एवरीवन, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों के बारे में बताएंगे। ब्रिटेन के संविधान यहाँ से अधिकांश क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं उनका वर्णन कीजिए, या ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन बनता है। इसीलिए ब्रिटेन के संविधान के स्रोतों को आपके लिए बताएंगे। देखिए, ब्रिटेन के संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन के संविधान की जो बात है उसके बारे में बताया जाएगा आपको। देखिए, लिखित संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित किया जाता है, यानी कोई भी या किसी भी देश का संविधान हो जो लिखा हुआ है उसका निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है। यानी उसका निर्माण कौन करती है? एक संविधान सभा करती है। कौन करती है? संविधान सभा। उस देश के संविधान का स्रोत माना जाता है, यानी उसे ही उस देश का संविधान का स्रोत माना जाता है। यानी किसको? संविधान सभा को, जिस देश का संविधान लिखा हुआ होता है। लेकिन इंग्लैंड के संविधान बनाने के लिए कभी कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई, अतः उसका कोई एक स्रोत नहीं है। यानी इंग्लैंड का जो संविधान बना है वो एक क्रमिक विकास का परिणाम हुआ है, उसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया है। इसीलिए उसके अनेक स्रोत हैं, कोई एक स्रोत नहीं है। मुनरो ने कहा है कि ब्रिटेन संविधान एक प्रलेख नहीं है, यानी ब्रिटेन का संविधान कोई एक लेख नहीं है जो लिखा गया हो, बल्कि सैकड़ों प्रलेख हैं। यानी इसमें अनेक लेख और परंपराएं, रीति रिवाज हैं। वह एक स्रोत से नहीं बल्कि अनेक स्रोतों से निकला। ये नहीं है कि इसका निर्माण एक ही जगह से हुआ हो, किसी एक चीज से इसको लिया गया हो, बल्कि अनेक चीज़ों से इसका निर्माण हुआ है। रीति रिवाज, परंपराएं जो भी थीं उनका समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती चली गई उनको व्यवहार में अपनाता चला गया। ब्रिटिश संविधान अनेक परंपराओं यानी अनेक रीति रिवाजों पर, नियमों यानी जितने भी कुछ नियम बनाए गए आवश्यकता पड़ने पर, उन नियमों, न्यायिक निर्णयों आदि से मिलकर के बना है। यानी ब्रिटेन के संविधान में मुख्यतः परंपराएं, पर नियम, न्यायिक निर्णय आदि सब कुछ शामिल होता है, कोई एक इसका कोई स्रोत नहीं है। इन्हें ही संविधान के तत्व और स्रोत कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? संविधान के स्रोत या तत्व। ये दो प्रकार के हैं, यानी ब्रिटेन के संविधान के जो स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं, लिखित और अलिखित। यानी कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो लिखित रूप में हैं और कुछ अलिखित प्रावधान हैं। लिखित स्रोतों में देखिए कौन कौन से आते हैं? अधिकार पत्र, संसद द्वारा पारित अधिनियम। ये अधिकार पत्र जो मैग्ना कार्टा था वो संसद द्वारा पारित अधिनियम, यानी संसद ने समय समय पर जो भी अधिनियम पारित किए उनको। न्यायिक निर्णय, टीकाएं आदि, ये सभी लिखित स्रोत हैं, ब्रिटेन के संविधान के लिखित स्रोत माने जाते हैं। अलिखित स्रोत हैं सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं या रूढ़ियाँ। सामान्य विधि और संवैधानिक परंपराएं और रूढ़ियाँ, ये सभी क्या हैं? एक अलिखित स्रोत हैं। ब्रिटिश संविधान के जो स्रोत हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला आता है अधिकार पत्र और युग प्रवर्तक घटनाएं, यानी 1215 का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र, और युग प्रवर्तक घटनाएं यानी समय समय पर जो भी परिवर्तन हुए उन सभी घटनाओं से संबंधित जो चीज़ें हैं उसको इसका स्रोत माना जाता है। देखिए, पहला स्रोत अधिकार पत्र और अन्य युगांतकारी घटनाएं, यानी अन्य समय समय पर जो भी घटनाएं घटित हुई उन सभी को इसका स्रोत माना जाता है। जैसे 1215 का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र, 1628 की अधिकारों की याचिका, यानी अधिकारों की याचिका 1628, अधिकारों का बिल यानी अधिकारों संबंधी एक बिल लाया गया था 1689 में, उसको माना जाता है। फिर सेटलमेंट एक्ट 1701 का सेटलमेंट एक्ट, सुधार अधिनियम। संसदीय अधिनियम 1911 और 1949 तथा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आदि को अधिकार पत्र और युग प्रवर्तक घटनाओं के रूप में ब्रिटेन के संविधान का स्रोत माना जा सकता है। यानी इन सभी में समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन किए गए थे जो ब्रिटेन के संविधान में अपना लिए गए।
दूसरा आता है संसद द्वारा पास किए हुए अधिनियम, यानी दूसरा स्रोत है संसद द्वारा पास किए गए अधिनियम, यानी संसद ने समय समय पर जो भी अधिनियम पारित किए या पास किए उनको भी इसका स्रोत माना जा सकता है। देखिए इसमें आता है ब्रिटिश संसद ने अनेक एक्ट बनाए, यानी ब्रिटिश की जो संसद थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसने समय समय पर अनेक एक्ट और अधिनियमों को लागू किया था। ये एक्ट सरकार के अधिकार और शक्तियां निश्चित करते थे, यानी इन अधिनियमों द्वारा सरकार के अधिकारों और उसकी शक्तियों को निश्चित किया गया था कि उसके अधिकार क्या होंगे, शक्तियां क्या होंगी, इन सभी के बारे में इन एक्टों या अधिनियमों में बताया गया था। जैसे 1867, 1884, 1918, 1929 में पास किए हुए सुधार अधिनियम, यानी ये सभी सुधार अधिनियम थे। जैसे जैसे प्रवर्तन हुए, जैसे आवश्यकता पड़ी, उनमें कुछ सुधार की बात मांग होने लगी, तो उन्होंने कुछ सुधार करने हेतु अधिनियम और एक्ट पारित किए थे। एब्डिकेशन एक्ट 1936 तथा मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 इसी के अंतर्गत आते हैं। न्यायिक निर्णय तीसरा आता है, न्यायिक निर्णय तीसरा स्रोत है न्यायिक निर्णय, यानी कुछ जो न्यायाधीशों ने कुछ निर्णय किए उन सभी के बारे में भी इसके स्रोतों का रूप दिखाई दे सकता है। जैसे न्यायाधीशों के निर्णयों द्वारा अनेक संविधानों तथा संसदीय कानूनों और अधिकार पत्रों की व्याख्या की गई, यानी न्यायाधीशों ने जो भी निर्णय किए उनके द्वारा अनेक संविधान, विश्व के जो भी संविधान थे और संसदीय कानून और अधिकार पत्र थे उनकी विस्तृत रूप से व्याख्या की गई है और उनका क्षेत्र और परिसीमाएं समझाई गई हैं कि उनका क्षेत्र क्या होगा, उनकी सीमाएं क्या होंगी, उस सभी के बारे में इसमें बताया गया है। न्यायिक निर्णयों ने जनता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों की स्थापना की, यानी जो भी न्यायिक निर्णय हुए थे उन्होंने जनता के लिए महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार, यानी संविधान द्वारा जो भी जनता को अधिकार सौंपने चाहिए उनकी स्थापना की थी। उदाहरण के लिए जैसे जूरियों की स्वतंत्रता की स्थापना सुप्रसिद्ध बुशेल केस के निर्णय द्वारा हुई, यानी जो जूरियां होती थी, जो बैठकें होती थी, उनकी स्वतंत्रता की स्थापना के लिए बुशेल केस के निर्णय द्वारा उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। हावल के केस में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई, यानी एक हावल नामक केस था, उसमें न्यायाधीशों को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी कि न्यायाधीश अपने निर्णय करने में स्वतंत्र होंगे। कौन से केस में यह व्यवस्था की गई थी? हावल के केस में। डाइसी ने सत्य कहा है कि अंग्रेजी संविधान कानूनों का परिणाम नहीं, यानी डाइसी कहता है कि अंग्रेजी जो संविधान है, ब्रिटिश संविधान है, वो कोई कानूनों का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लाए गए अभियोगों का फल है। यानी व्यक्तियों ने समय समय पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो भी अभियोग या नियम बनाए उन सभी को फल इसको माना जा सकता है। ये इसके अंतर्गत ब्रिटिश संविधान के जो स्रोत हैं उनको एक बार इस डायग्राम के तहत देख सकते हैं। देखिए, अधिकार पत्र, संसदीय अधिनियम, न्यायिक निर्णय, सामान्य विधि, टीकाएं और परंपराएं। तो इसके जो स्रोत हैं वो कितने? 6 स्रोत आता है। चौथा जो स्रोत है ब्रिटिश संविधान पर टीकाएं, यानी ब्रिटेन के संविधान पर जो भी समय समय पर पुस्तकें और टीकाएं लिखी गई उन सभी को भी इसका स्रोत माना जा सकता है। देखिए, ब्रिटिश संविधान, अन्य महत्वपूर्ण स्रोत ब्रिटिश संवैधानिक कानून पर लिखी गई टीकाएं या पुस्तकें गए जो ब्रिटेन के संविधान पर समय समय पर लिखी गई थी, जिनमें सबसे प्रमुख आती हैं एंसन द्वारा लिखित लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ एंड कस्टम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुस्तक लिखी थी एंसन ने। किसने लिखी थी? एंसन ने, जो ब्रिटेन के संविधान के कानून पर लिखी गई थी। दूसरी है एस कर्न द्वारा लिखी पार्लियामेंट प्रैक्टिस, यानी पार्लियामेंट प्रैक्टिस, ये किसने लिखी थी? एस कर्न ने। अगली पुस्तक है बेजहॉर्ट द्वारा लिखित इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ब्रिटेन का संविधान। ये पुस्तक किसने? इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? बेजहॉर्ट ने। तो इनको भी ब्रिटेन के संविधान का स्रोत माना जा सकता है। फिर आता है सामान्य विधि। मुनरो के अनुसार सामान्य विधि यानी सामान्य कानून ऐसा होता है जो संपूर्ण देश में लागू किया जाता है और सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। सामान्य विधि से तात्पर्य उन वैधानिक नियमों से जो संसद के प्रयत्नों के बिना ही उत्पन्न हो गए, यानी जिसका निर्माण संसद ने कुछ नहीं किया, ना ही उसने कुछ प्रयास किए, बल्कि उनकी स्थिति उत्पन्न हो गई थी और जिन्होंने समय के बीतने पर समस्त देश में मान्यता प्राप्त कर ली। जैसे जैसे समय गुजरता गया वो प्रावधान, जो नियम संपूर्ण देश में मान्य होने लगे।
साधारण कानून लोगों के रीति रिवाजों पर आधारित होते हैं। यानी सामान्य जो कानून है वो किस पर आधारित होते हैं? रीति रिवाजों पर। यानी जो समाज द्वारा रीति रिवाज बनाए जाते हैं उनका सभी को यानी संपूर्ण जो जनता है उसको पालन करना पड़ता है, और वे कभी भी सम्राट तथा उनकी संसद द्वारा नहीं बनाए जाते। यानी साधारण कानून का निर्माण किसी सम्राट या शासक द्वारा नहीं और ना ही संसद द्वारा किया जाता है, बल्कि वहाँ की जो जनता होती है, लोग होते हैं, समाज होता है, उसी के द्वारा उनका निर्माण किया जाता है। उन कानूनों को न्यायाधीशों ने समय समय पर लागू किया है, यानी और जो न्यायाधीश हुए उन्होंने समय समय पर उनको लागू भी कर दिया। न्यायाधीशों के निर्णय द्वारा निरंतर उसका विकास हुआ है। यानी न्यायाधीशों ने उस पर समय समय पर निर्णय लिए और उनका विकास होता चला गया। इंग्लैंड के लोगों को भाषण देने, संस्थाएं बनाने, जूरी के द्वारा फौजदारी मुकदमों को तय करने का अधिकार कॉमन लॉ पर ही आधारित है, यानी सामान्य कानून पर ही आधारित होता है। कि इंग्लैंड के लोगों की जो भाषण देने की जो स्वतंत्रता है और संस्थाएं या समूह संघ बनाने की जो स्वतंत्रता होती है, और जूरी द्वारा फौजदारी मुकदमों यानी जो जूरी होती थी न्याय करने की, फौजदारी मुकदमों को तय करने का अधिकार किस पर आधारित था? सामान्य कानून पर ही आधारित होता था, यानी कॉमन लॉ पर आधारित होता था। अगला आता है परंपराएं और रूढ़ियाँ। परंपराएं अथवा रूढ़ियाँ, परंपराएं और रीति रिवाज। ब्रिटेन का जो संविधान है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रूढ़ियाँ, प्रथाएं और प्रपाटियाँ रही हैं। यानी जो भी उस समाज के रीति रिवाज और प्रथाएं हुई वो उसका महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती हैं, जिन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। यानी जिनका संविधान की जो कार्यविधि है, कार्य करने की जो प्रणाली थी, उस पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। किसका? रूढ़ी और प्रथाओं का, और जिनको अब समय भी कहा जाता है। यानी समय समय पर जो नियम या व्यवस्थाएं की जाती हैं समाज में, उन सभी को अब समय के रूप में माना जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था संवैधानिक अवसमयों अथवा परंपराओं पर ही आधारित है। यानी ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड की जो शासन व्यवस्था है वो संपूर्ण संवैधानिक अवसमय, यानी संविधान में जो भी समय समय पर आवश्यकता हुई नियम बनाए गए अथवा परंपराओं पर आधारित होती है, इन्हें संविधान की आत्मा कहा जा सकता है। ब्रिटेन के संविधान की आत्मा की बात करें, किसको कहा जाता है? परंपराएं और रूढ़ियों को। परंपराएं अलिखित होती हैं क्योंकि इनका किसी रूप में कोई लिखित प्रावधान नहीं होता, बल्कि समाज द्वारा समय समय पर लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेती हैं। किंतु इन्हें लिखित कानूनों के समान मान्यता प्राप्त होती है। जैसे कानून लिखित होता है वैसे ही समाज में इन परंपराओं को भी मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अगर उन परंपराओं को पालन नहीं किया जाता है तो उनका विरोध भी होने लगता है। इसीलिए इनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक भी हो जाता है। ये रूढ़ियाँ, परंपराएं संसद के द्वारा नहीं बनाई गई, बल्कि संयोगवश ही उत्पन्न हो गई हैं। इनका निर्माण संसद ने नहीं किया है, बल्कि संयोग से जैसी आवश्यकता पड़ी अचानक इनका निर्माण होता चला गया। प्रमुख परंपराएं हैं सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। कॉमन सभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेगा। यानी ये सभी परंपराएं हैं। यानी वहाँ का जो अध्यक्ष है वो उसकी अध्यक्षता नहीं करता। कॉमन सभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री है। अधिकांशतः सामान्य जो सभा होती है उसमें बहुमत दल के नेता को भी प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। कॉमन सभा का अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद राजनीति से अवकाश ले लेता है। यानी कॉमन सभा का जो अध्यक्ष होता है जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद अपना इस्तीफा दे देता है। ये ब्रिटेन के संविधान के प्रमुख स्रोत थे जो हमने कराए। अब अगले वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे ब्रिटिश संविधान की विशेषताओं के बारे में, और यहाँ से अधिकांश से कई बार भी क्वेश्चन आता है कि ब्रिटेन के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगर क्वेश्चन इसमें जो हमने पढ़ा है स्रोतों के बारे में, तो अवसमय या परंपराएं कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, तो उन दोनों का ध्यान रखना आवश्यक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।